नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज फिर हम सेंट्रल टीटी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें से कुछ सवाल लेने जा रहे हैं। वो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागॉगी के कुछ सवाल हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे, सही आंसर बताएंगे। और उस जो क्वेश्चन होंगे उनका PDF हम लिंक में आपको लिंक दे देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे या फिर आपको हम बता देंगे और वहां से आप पेपर डाउनलोड कर लोगे और क्वेश्चन का सलूशन और डिस्कशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो बच्चों, पहला सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला सवाल इंडिविजुअल डिफरेंसेस से है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमने इसका वीडियो बनाया है। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो पिछला वीडियो, आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आपको पता होगा गाल्टन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बताया था कि कोई दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। 20वीं सेंचुरी में फिर से क्या हुआ, बिने, पियर्सन, टर्मन, कैटन, इन लोगों ने मिलकर के काम किया और कहा एक ही माता पिता के दो जुड़वा बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं और यही विभिन्नताएं व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती हैं। और इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के दो कारण हैं, एक आनुवंशिक यानी हेरिडिटी और दूसरा इन्वायरमेंटल यानी वातावरणीय कारक बताए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो पर्यावरणीय प्रभाव पहला ऑप्शन है। दूसरा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तीसरा है लोगों के द्वारा माता पिता के पास आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड। और चौथा है जन्मजात विशेषताएं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो दूसरा, आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है वही क्या करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा करता है। तो जो क्वेश्चन है उसका दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? आपको पता है सोशलाइजेशन की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है या तो समाज के अकॉर्डिंग हो जाए कोई, या तो समाज की विविधताओं को समझ ले। ऐसी दोनों स्थितियों में सोशलाइजेशन पॉसिबल होता है या होता है। सोशलाइजेशन की दो एजेंसी होती है, प्राइमरी एजेंसी और सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी में माता पिता फैमिली आता है, सेकेंडरी एजेंसी में स्कूल, नेबर्स, ये सब चीजें आती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? विद्यालय और मीडिया, पहला ऑप्शन ही राइट है। विद्यालय और मीडिया जो है ये द्वितीयक सेकेंडरी एजेंसी पूछी गई है, तो विद्यालय और मीडिया। दूसरा मीडिया एवं पास पड़ोस। तीसरा है परिवार एवं पास पड़ोस। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा, परिवार एवं पास पड़ोस। देखिए परिवार तो यहाँ पर है लेकिन पास पड़ोस, जो परिवार है प्राथमिक है और पास पड़ोस जो है वो सेकेंडरी में चला जाएगा। फिर है परिवार एवं मीडिया, तो परिवार फिर आपका प्राइमरी एजेंसी है, तो इसलिए सही होगा क्वेश्चन का पहला ऑप्शन विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय जो है सेकेंडरी एजेंसी में आता है। विद्यालय भी समाज का लघु रूप होते हैं। आपको पता है विद्यालय वो स्थान होते हैं जहां बच्चों में रिस्क लेने की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी और लाइफ लॉन्ग लर्नर और पूरी जिंदगी सीखने वाला बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? आपको पता होगा कि रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, शारीरिक वृद्धि की बात, तो बाल्यावस्था में बहुत तेज शारीरिक वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम पढ़ लें। पहला ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। दूसरा है किशोरावस्था एवं वयस्कता। तीसरा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब ये जो ऑप्शन है ये ज्यादा अच्छा सुटेबल ऑप्शन है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। यानी शैशवावस्था का एंड और बाल्यावस्था की शुरुआत जो है रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट यानी तेज शारीरिक विकास के लिए जाना जाता है। चौथा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही नहीं है, प्रारंभिक बाल्यावस्था मध्य बाल्यावस्था, क्योंकि ये अवस्थाएं हैं और अवस्थाएं कोई ऐसा नहीं है कि रात में 12 बजे से इतना टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ तो ये अवस्था खत्म, ऐसा नहीं है। ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से अलग अलग बच्चे में अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग टाइम पीरियड में
डिस्प्ले होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं। आपने विकास के कई सारे सिद्धांत पढ़े हैं, अगर हम ज्यादा ना डिस्कस करें तो पहले चैप्टर आपने बाल विकास पढ़ा होगा और वहां बाल विकास के सिद्धांतों की जरूर आपने चर्चा सुनी होगी। तो बाल विकास के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो होता है निरंतर यानी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, इंटर रिलेशनशिप यानी अनुवांशिकता और वातावरण के बीच जो परस्पर अंतःक्रिया उसका सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होता है, विकास दर का सिद्धांत होता है, विकास एवं विकास के एकीकरण प्रभाव या नियम का सिद्धांत होता है, या हम कह लें विकास जो है प्री एक्जिमो डिजिटल डेवलपमेंट होता है, हेड टू टो होता है, सिफाइलोकाउडल होता है, स्पाइरल होता है। तो ये कुछ विकास के नियम और प्रक्रियाएं हैं। यहां आपसे पूछा गया कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो पहला ऑप्शन है विकास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित। तो यह सही बात है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। दूसरा, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, जबकि क्या करता है इन्वायरमेंट में कल्चर आता है वो प्रभावित करता है। तो यही दूसरा ऑप्शन इसका राइट है। विकास जीवन प्रयत्न होता है, तो लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। विकास परिवृत्त होता है, परिवर्तन का मतलब मॉडिफाइड, तो जहां मॉडिफिकेशन है इसमें खूब सारे विकास में मॉडिफिकेशन होते हैं। तो ये सब सही है, दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। इस हिसाब से क्वेश्चन के आधार पर सही ऑप्शन दूसरा होगा, क्योंकि विकास का सिद्धांत नहीं पूछा गया। अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला सवाल हमारे सामने है जेंडर इश्यूज यानी लैंगिक मुद्दे से। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो यह जेंडर बायस्ड यानी जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि लिंग के आधार पर काम का बंटवारा करना क्या होता है, लैंगिक पूर्वाग्रह या जेंडर बायस्ड कहलाता है। क्योंकि स्कूल समाज का लघु रूप होते हैं, यहाँ अवसरों की समानता सबके साथ होनी चाहिए, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि लड़का है तो मैथ जानता होगा, लड़की है तो उसको मैथ ज्यादा नहीं पता, ये बात नहीं कह सकते हो। तो शिक्षक क्या करता है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये जेंडर बायस। पहला ऑप्शन है जेंडर संबद्धता, दूसरा है जेंडर समरूपता, तीसरा है जेंडर पक्षपात और चौथा है जेंडर पहचान। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है। अगला सवाल है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ये वर्ड है और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली, कि बच्चों के अंदर स्टीरियोटाइपिंग सिस्टम ना डेवलप हो, कि ऐसे सोच बन जाती है कि लड़कियां लड़कों से कम बुद्धिमान होती हैं या लड़के ज्यादा बोल्ड होते हैं, लड़कियां, ऐसी जो भूमिकाएं जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, जेंडर भूमिका अनुरूपता। अब कोई लड़की है तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि वो लड़कियों वाला एक्टिविटी करे, शर्मीली हो, तेज ना बोले, चिल्लाए ना, कोई गलती हो जाए तो एक्सेप्ट कर ले, रोने लग जाए, ये भूमिका रोल है। इसको कहते हैं कि भूमिका यानी जेंडर भूमिका यानी जेंडर रोल कहते हैं। तो यहां ये फिक्स कर दिया, ये कम करना हो तो क्या करना चाहिए, तो जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। अब जैसे लड़कियों के लिए अलग खेल, लड़कों के लिए, तो ये तो और बढ़ाएगा। दूसरा जेंडर पृथक बैठाने की व्यवस्था करना, ये भी डेवलप करेगा। जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, हाँ कहा जाए कि ये सब फेक है, हाइपोथेटिकल है और इससे क्या है समाज में नुकसान हो रहा है। लोग बहुत सारा समाज में अगर हम कहें 50% पुरुष और 50% महिला, तो 50% लोगों को अवसर ही नहीं दिए जा रहे जेंडर के कारण। कोई लड़का है तो वो बुलेट चला सकता है, लेकिन लड़की है तो उसको स्कूटी चलाने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, डिस्कशन किया जाए, कहा इस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हम सती प्रथा की बात कर सकते हैं या ह्यूमन फिटिसाइड, एम्ब्रियो का जो भ्रूण हत्या हो रहा है उस पर हम चर्चा, तो ये क्या करेंगे, बच्चों में जागरूकता पैदा करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन राइट है। चौथा जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। अब वह महत्व दोगे तो और जेंडर बायस बढ़ेगी, तो ये क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। अगर आप जानो कि
कि कौन सी स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जो बच्चों को वैज्ञानिक मानता है, खोजकर्ता मानता है, नन्हा वैज्ञानिक। तो आपको ना तो गेस्टाल्टवाद मानता है, सूझ पर आधारित सीखने की बात करता है, संबंधवाद स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, तो यहां जीन पियाजे है, वाइगोस्की है, कोहलर हैं, कोहलबर्ग हैं, और कोहलर तो गेस्टाल्टवाद में चले जाएंगे, कोहलबर्ग हैं, ब्रूनर हैं, और कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म से खोजकर्ता मानते हैं, वैज्ञानिक मानते हैं। तो यहां जो ऑप्शन है वो जीन पियाजे भी है, दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग, तीसरा जेबी वॉटसन और चौथा है लेव वाइगोस्की। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और लिखी है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व। तो ये बात वाइगोस्की कहते हैं। वाइगोस्की का सिद्धांत भी है सोशियो कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इन्होंने बताया कि 3 फैक्टर ऐसे हैं, तो समाज, दूसरा भाषा, तीसरा खेल, जिसके द्वारा सामाजिक इंटरेक्शन के द्वारा बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट होता है और उसी से वो अपना पूरा विकास करता है। तो यहां लेव वाइगोस्की यानी चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? यानी विकास की जो 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोर, इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने किया है। तो हम यहां अगर बात करें भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील, अब संवेदनशील अवस्था वह अवस्था होगी जिसमें बच्चा भाषाई अंतःक्रिया ज्यादा करता है। अब भाषाई अंतःक्रिया अगर हम शैशवावस्था से आगे की तरफ बढ़ें तो कहां पर करता? शैशवावस्था तो समाज में, समाज या परिवार में ही गुजर जाती है बच्चे की, वो छोटी सी दुनिया के पर। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, थोड़ा बाल्यावस्था में पहुंचता है, तो उसके सामाजिक, वो पड़ोस में, परिवार में, मेले में, स्कूल में सामाजिक इंटरेक्शन उसका बढ़ता चला जाता है। तो सबसे संवेदनशील अवस्था यही होगी। तो पहला है मध्य बाल्यावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा जन्म पूर्व अवधि। जन्म पूर्व अवधि कैसे इंटरेक्शन करेगा, यानी पेट के अंदर गर्भावस्था में बच्चा। तो चौथा यहाँ कंडीशन बनती प्रारंभिक बाल्य, यानी बाल्यावस्था की शुरुआत सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है लिंग्विस्टिक बिहेव पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की वह अवस्था है? यानी कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की किस अवस्था के बारे में चर्चा किया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का मोरलिटी कॉग्निटिव प्रिंसिपल है। इन्होंने मॉरल डिलीमा के ऊपर काम किया, यानी नैतिक दुविधा के आधार पर बताया है कि बालक का विकास हाइपोथेटिकल मोरलिटी पर आधारित होता है, यानी नियमबद्ध नैतिकता पर आधारित होते। नियमबद्ध नैतिकता के बारे में इन्होंने बताया कि प्री कन्वेंशनल स्टेज और कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, इन तीनों स्टेज की दो और स्टेज होती हैं। उन पहली स्टेज में बच्चा सोसाइटी के स्टैंडर्ड के बिहाफ पर एक्टिविटी करता है, दूसरे में सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के बिहाफ पर, और तीसरी कंडीशन में बच्चा क्या करता है, वो ओन थिंकिंग, अपनी समझ का प्रयोग करता है। तो यहाँ क्वेश्चन पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये पियाजे की तीसरी अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और पूछ रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, और तीसरा है, और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था की बात करें तो ये एरिक्सन की 8 स्टेजेज हैं, पर्सनालिटी में पढ़ोगे। इन्होंने सिद्धांत दिया था सोशियो डेवलपमेंट प्रिंसिपल, यानी सामाजिक सिद्धांत के बारे में बताया था एरिक्सन ने पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए। तो उसमें 8 अवस्थाएं हैं, उसमें से उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, और तीसरा है प्रासुप्ति अवस्था, इसको लेटेंसी स्टेज, ये फ्रायड ने 5 अवस्थाएं बताई, उसमें चौथी अवस्था है। तो ये 3 अलग अलग, चौथी सामाजिक अनुबंध विन्यास, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यही एक अवस्था है जो कोहलबर्ग ने दी हुई है। तो ये सवाल क्लियर हुआ या चौथा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? आपको सीधा सीधा पता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी इन्होंने बताया, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा, बालक जन्म से ही सूचनाओं को प्रक्रमणित करने वाला होता है, और प्रक्रमण में वो क्या करता है,
फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक संसार से अंतःक्रिया करता है, और अंतःक्रिया संक्रिया के द्वारा करता है, जो 4 चरणों में पूरी होती। पहली मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चा संवेदी अंगों के द्वारा, दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें वो भाषा के द्वारा, तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो वो कंक्रीट यानी मूर्त चिंतन करता है, और चौथा प्री ऑपरेशनल स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसमें वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। तो अगर यहां बात करें, पूछी गई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बताओ, तो यहां पर पहली अवस्था है आस्था गति अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, ये चला जाएगा पहली अवस्था में। दूसरा है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता, ये भी चला जाएगा दूसरी कंडीशन में। अब तीसरा है परिकल्पित निगमन तर्क साध्यात्मक विचार, परिकल्पित निगमन, निगमन मतलब जटिल से सरल यानी नियम से उदाहरण, और परिकल्पित ये चला जाएगा चौथे में। अब बचा संरक्षण कक्षा समावेशन, चौथा ऑप्शन यहां पर राइट होगा और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। कठिन सवाल था थोड़ा। अगला क्वेश्चन नॉर्मल सा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है पियाजे की। क्वेश्चन फिर से हम पढ़ रहे हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो पियाजे ने 5-6 कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो यहां अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। पहला अनुबंधन, अनुबंधन की बात करें तो कनेक्शनिज्म थ्योरी या संबंधवाद बताता है स्किनर, स्किनर, पावलोव और तुम्हारे थार्नडाइक, ये लोग आते हैं। प्रबलन की भी बात करें तो संबंधवाद हल्का बात नाम आता है। स्कीमा एक मेंटल एक्टिविटी है, एक स्टिमुलस, एक पावरफुल स्टिमुलस है जिसमें कोई क्या करे, रिस्पॉन्स करे। स्कीमा के बारे में पियाजे ने बताया था। अवलोकन अधिगम, ऑब्जर्वेटिव, ये भी संबंधवाद की बात है। और अवलोकन अधिगम की बात करते हैं बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत देते हैं, और वहां अवलोकन के आधार पर सीखने की प्रक्रिया होती है। अगला सवाल है, जिंगसा पहेली को करते समय, जिंगसा नाम का कोई व्यक्ति है, पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती, खुद से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉस्की किस तरह से संबोधित करते। वाइगॉस्की ने भाषा के मामले में कहा था, बच्चे भाषा का प्रयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं करते, बल्कि वे भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए करते हैं। जब भाषा का प्रयोग अपने व्यवहार के नियोजन और निर्देशन में होने लग जाए तो इसे आत्मसिद्धि कहते हैं, और आत्मसिद्धि के लिए प्रयोग की गई भाषा अंतःवाक, प्राइवेट स्पीच या निजी भाषण। अब जिग्सा नाम की लड़की खुद से बातचीत कर रही है, तो यहाँ है पाण यानी ढांचा के बारे में भी वाइगॉस्की ने बताया था, जो स्केप फोल्डिंग है। दूसरा आत्म केंद्रित वार्ता, ये पियाजे बताते हैं। व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच, ये वाइगॉस्की बताते हैं, जोर से बोलना ये कोई मतलब नहीं। तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला सवाल हम देखते हैं, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। संकेत देना और हेल्प करना स्केप फोल्डिंग का एग्जाम्पल है, यानी पाण या ढांचा स्केप फोल्डिंग। दूसरा ऑप्शन राइट है। पहला मॉडलिंग, दूसरा पाण, तीसरा प्रबलन, चौथा अनुबंधन। तो ये वाइगॉस्की ने बताया था कि बच्चे कुछ काम तो स्वयं कर लेते हैं, कुछ काम करने के लिए माता पिता और गुरुजनों की आवश्यकता। बहुत सारा पढ़ाई तुम खुद कर लेते हो, लेकिन कुछ चीजें जानने के लिए हमारा वीडियो देखते हो। ये क्या है, स्केप फोल्डिंग, सहारा देना, यानी दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या को एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, जिसमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो पहला है अनमन्य विचारक, अनमन यानी रिजिड थिंकर है। दूसरा आत्म केंद्रित विचारक, तीसरा है सृजनात्मक विचारक, और चौथा है अभिसारिक विचारक। अब यहां सवाल जो है वो क्या है, अपने फंडामेंटल थॉट है और डाइवर्जेंट कह सकते हो मल्टी मेथड थिंकिंग है, यानी कई विधि में सोचती है बच्ची, और वो उसके सब विचार क्या होते हैं, मौलिक यानी अपने ओन होते हैं। तो वो क्रिएटिव है। सृजनात्मकता की बात, सृजनात्मकता क्या है, मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति है जो क्या हो, अपनी हो। बस सृजनात्मकता, सृजनात्मक चिंतन को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविधि चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, अपसारी चिंतन,
खुला हुआ चिंतन, बहुत सारे नाम हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो यहाँ सही ऑप्शन है 3 नंबर। अगला सवाल है 25 नंबर, हमारे जो पेपर में है 25 नंबर, आपको हम लोग इसका लिंक दे देंगे और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप वीडियो देखोगे और पीडीएफ देखोगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर पेपर में भी पीडीएफ में मैंने टिक किया हुआ है और बाकी डिस्कस भी कर दे रहे हैं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। 10 क्वेश्चन इस पेपर के हम पहले आपको दे चुके हैं, वो आप सॉल्व कर चुके हो। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का उद्देश्य होना चाहिए पूरी लर्निंग प्रोसेस को सुधारना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है पहला, विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के पेज नंबर 80 पर जाओगे, क्लियर हो जाएगा, टेबल बनी है। तो बांटना, मूल्यांकन का नंबर देना या बांटना या नाम रखना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी उद्देश्य नहीं होता, किसी को फेल कर दो, किसी को पास कर दो। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, श्रेणी भी नहीं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। क्या है? चौथा ऑप्शन राइट है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना, कहाँ वो कंफ्यूज हो रहे हैं, कहाँ वो आसानी सीख ले रहे हैं, कहाँ वो आसानी से नहीं सीख पाते, ढेर सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आकलन का उद्देश्य होता है बच्चे की, टीचर की और पूरी व्यवस्था को कैसे और अच्छा किया जाए ताकि लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो जाए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही? अब बुद्धि की बात की गई है। बुद्धि एकात्मक कारक एवं एक एकाकी विशेषक है। तो बुद्धि कोई सिंगल डायमेंशन नहीं है, बिने का सिद्धांत भी है, एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर फ्लॉप हो गया था। दूसरा, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है, ये बात मानी जाती है। गिलफोर्ड भी 3D बताते हैं, हावर्ड गार्डनर भी बताते हैं, कैटल भी बताते हैं, तो ये ज्यादा ऑप्शन अच्छा है। तीसरा है, बुद्धि या निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित, ये भी बात सही नहीं है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित, ये भी नापना तो संभव ही नहीं है क्लियर कट, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है। यानी बुद्धि क्या होती है? एक कह सकते हो समायोजन, एडजस्टमेंट कैपेसिटी, यानी किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेने की पोटेंशियल है बुद्धि। आगे कहते हैं पठन वैफल्य। पठन वैफल्य को कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपको पता है, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, इसमें सही ऑप्शन होगा, लेकिन पढ़ने की क्षमता होती है। हमने आपने जो वीडियो आपने जो हमारा चैनल जब ओपन करते होगे तो सबसे पहले होम का आइकॉन आता होगा, फिर प्ले वीडियोस का आता होगा, ढेर सारे वीडियो, फिर आता होगा प्लेलिस्ट और तीसरे बार कम्युनिटी का आता है। अगर कम्युनिटी पर क्लिक करोगे तो मैंने ढेर सारे टेक्स्ट नोट्स डाल रखे हैं। हमारा चैनल ओपन करोगे, चैनल में ऊपर की तरफ अपने देखोगे फोन में तो हमारे चैनल के ऊपर होम लिखा है, होम के बाद वीडियोस लिखा है, वीडियोस के बाद प्लेलिस्ट लिखा है, प्लेलिस्ट के बाद कम्युनिटी लिखा है, कम्युनिटी के बाद चैनल लिखा है, चैनल के बाद अबाउट लिखा है। लेकिन आपको कम्युनिटी वाले पेज में जाना है। अब कम्युनिटी पर टिक करोगे तो मैंने बहुत सारे शिक्षक भर्ती, सीटेट और टेट से रिलेटेड टेक्स्ट नोट्स डाल रखे हैं। तो मैंने इतनी दुनिया में आपने कभी नहीं पढ़ी होगी लर्निंग डिसेबिलिटी जितनी मैंने वहां पर लिखी हुई है। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो ढेर सारे नोट्स मैंने डाल रखे हैं, लिंक भी मैंने शेयर किया है, बहरहाल आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वहीं से पूछा गया, पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, पहला ऑप्शन राइट है। एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, और अगला है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तो यहाँ कोई नहीं सही है, पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। डिसलेक्सिया है तो पढ़ने संबंधी, डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया होता तो लिखने संबंधी, डिस्कैलकुलिया होता तो मैथमेटिक्स से संबंधित। आगे है आरटीई एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इससे भी रिलेटेड कम्युनिटी में मैंने बहुत सारा नोट्स डाला है, आप देख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो पहला है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, पहले ऑप्शन राइट है, अधिकार आधारित। आर्टिकल नंबर 21A में एक व्यवस्था बनाई गई है समावेशी शिक्षा व्यवस्था को मजबूती लाने के लिए आरटी एक्ट में कि 6 से 14 साल का सामान्य बच्चा और 6 से 18 साल का दिव्यांग बच्चा कक्षा 8 तक की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ले सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है
मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को, खाली अशक्त बच्चों को नहीं। दूसरा व्यवहारवादी सिद्धांत अशक्त। चौथा है अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक अनुभूति। तो ये कोई नहीं सही है, 28 नंबर का पहला सही है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना, मतलब उनकी कोई अपेक्षाएं जो है उनको कम कर दें कि हम 2 ही तक पढ़ लें, फेल ही हो लें, ऐसा नहीं है, गलत है। दूसरा ऑप्शन है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता को सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना। यही सही ऑप्शन है दूसरा, क्योंकि टीचर को ध्यान देना चाहिए कि जिस भाषा में बोल रहा बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहा समझ, तो अपने टीचिंग मेथड को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, नहीं। चौथा इस स्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार, ऐसा भी नहीं, टीचर को प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है रिमेडियल डायग्नोस्टिक प्रोसेस से। लास्ट क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। दूसरा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित यानी डिमोरलाइज करना चाहिए, नहीं, तैयारी नहीं करनी चाहिए, गलत, कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन इंक्लूसिव क्लास में क्या होता है कि सबको समाविष्ट करना होता है, किसी को इग्नोर नहीं करना होता है, चाहे जैसा बच्चा हो। समावेशी शिक्षा अंतरों की स्वीकृति और विविधता का उत्सव मनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 में भी आपने 92 नंबर पेज पे पढ़ा है समावेशी नीति के बारे में, हमने पूरा वीडियो बनाया, आप फिर से देख सकते हैं। तो बच्चों ये पेपर हमने आपको डिस्कस किया है, इसका लिंक हम आपको दे देंगे, PDF में मिल जाएगा और प्लस डिस्कशन मैंने कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कमेंट आप लोग कम करते हो, जो अनुभव हुआ करें वो आप लिखा जरूर करो, कम से कम हमें पता चले हमारे बच्चे क्या फील करते हैं हमारे वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।